हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे होती हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक शख्सियत की, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला सुल्तान, रजिया सुल्तान। सोचिए, एक ऐसे शासक जिनकी काबिलियत का लोहा बड़े बड़े सरदार मानते थे, पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनका महिला होना ही बन गया। हाँ, और उनकी जिंदगी, उनकी प्रेम कहानी और उनकी मृत्यु की कहानी, यहाँ से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए, आज इस कमाल की कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 13वीं सदी में, सोचिए उस दौर में जब समाज पूरी तरह से पुरुषों के कंट्रोल में था, क्या एक महिला भारत जैसे इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत कर सकती थी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले रजिया सुल्तान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि सिंहासन तक पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल था। उनके शासन के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे प्यार, राजनीति और साजिशों ने सब कुछ बदल दिया और कैसे उनके दौर का अंत हुआ। और हाँ, आखिर में हम सारे की पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल था 1236 से 1240 एडी तक, मतलब सिर्फ 4 साल। पर इन 4 सालों में ही उन्होंने इतिहास बना दिया। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली, जी हाँ, एकमात्र महिला मोनार्क थीं, और वो थीं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, तो ये तो हुआ उनका परिचय। पर सवाल ये है कि वो सिंहासन तक पहुंची कैसे? क्योंकि यकीन मानिए, उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना था। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रजिया में वो सारी काबिलियत है, वो बुद्धिमानी है जो एक अच्छे शासक में होनी चाहिए। जरा सोच कर देखें, 13वीं सदी में यह कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी फैसला रहा होगा। अब आता है साल 1236, जो सल्तनत के लिए बड़ा ही तूफानी साल था। जैसे ही इल्तुतमिश की मौत हुई, जो पावरफुल तुर्की सरदार थे, उन्होंने सुल्तान की आखिरी इच्छा को मानने से इनकार कर दिया और गद्दी पर बिठा दिया रजिया के नाकाबिल भाई रुकनुद्दीन फिरोज को। लेकिन रजिया हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो लाल कपड़े पहनकर, जो उस वक्त न्याय मांगने का प्रतीक होता था, सीधे दिल्ली की जनता के पास पहुंच गई और उनसे इंसाफ मांगा। और जानते क्या हुआ? दिल्ली की जनता अपनी पसंद की शासक के साथ खड़ी हो गई। लोगों ने बगावत कर दी, महल पर धावा बोल दिया और रजिया को सिंहासन पर बिठा दिया। कमाल है ना? तो ये जीत आखिर मिली कैसे? इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उनके पिता का उन पर भरोसा। दूसरा, उन 40 तुर्की सरदारों के गुट का सामना करना, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे, जो किसी भी कीमत पर एक औरत को सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे। तीसरा, रजिया की हिम्मत कि वो सीधे जनता के पास गई। और चौथा और सबसे जरूरी, जनता का सपोर्ट, जिसने बगावत करके उन्हें सुल्तान बनाया। इससे एक बात तो साफ है, रजिया की असली ताकत दरबारी नहीं, बल्कि आम लोग थे। तो अब रजिया सुल्तान बन चुकी थीं। आइए अब देखते हैं कि एक सुल्तान के तौर पर उनका राज कैसा रहा। उस जमाने के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे मिन्हाज उस सिराज। उन्होंने रजिया के बारे में लिखा था कि एक सुल्तान में जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए, वो सब उसमें थे। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है ना? सुल्तान बनते ही रजिया ने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले तो उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, मतलब पावर को सेंट्रलाइज किया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया, पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया, और सबसे जरूरी काम, उन्होंने उन तुर्की सरदारों की पावर कम करने की कोशिश की जो हमेशा उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। वो खुद आम लोगों की शिकायतें सुनती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सिक्कों पर एक टाइटल भी लिखवाया था, उम्दत उल निस्वां, जिसका मतलब है महिलाओं का स्तंभ या पिलर ऑफ विमेन। रजिया सिर्फ एक अच्छी शासक ही नहीं थी, वो एक तरह से समाज सुधारक भी थी। उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी परंपरा यानी पर्दा प्रथा को मानने से इनकार कर दिया और वो दरबार में पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर आने लगी। कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था दोस्तों, ये एक ऐलान था उनकी ताकत का, उनके आत्मविश्वास का। लेकिन उनकी यही हिम्मत, यही ताकत उनके दुश्मनों को रास नहीं आई।
और यहीं से शुरू हुई प्यार, पॉलिटिक्स और साजिश की वो कहानी जिसने आखिर में उनके शासन का अंत कर दिया। तो इस कहानी में दो मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ थे जमालुद्दीन याकूत, वो एक गैर तुर्क गुलाम थे जिन पर रज़िया बहुत भरोसा करती थी, और दूसरी तरफ थे वही पुराने तुर्की सरदार जिन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई बाहरी आदमी इतना ताकतवर कैसे बन रहा है। रज़िया ने याकूत को एक बहुत बड़ा पद दिया, अमीर आखूर। इसका मतलब होता है शाही अस्तबल का मास्टर, यानी मास्टर ऑफ द स्टेबल्स। अब सुनने में ये शायद घोड़ों से जुड़ा पद लगे, पर उस जमाने में ये दरबार का एक बहुत ही पावरफुल और ऊंचा पद माना जाता था। बस यही बात तुर्की सरदारों को चुभ गई। तो एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, क्या रज़िया और याकूत के बीच कोई प्रेम संबंध था? देखिए, इतिहासकार इस पर आज भी बहस करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, चाहे उनके बीच कुछ था या नहीं, उनके दुश्मनों ने इस रिश्ते की अफवाहों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया, रज़िया के खिलाफ बगावत भड़काने के लिए। और इन सरदारों को लीड कर रहा था भटिंडा का गवर्नर अल्तूनिया। इन लोगों ने याकूत वाली अफवाहों को बहाना बनाया और रज़िया के खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। और बस यहीं से शुरू हो गया रज़िया के दौर का दुखद अंत। ये साल था 1240। अल्तूनिया ने भटिंडा में बगावत कर दी। रज़िया अपनी फौज लेकर उसे सबक सिखाने निकली, लेकिन रास्ते में उनके अपने ही तुर्की कमांडरों ने उन्हें धोखा दे दिया। विद्रोहियों ने उनके सबसे वफादार साथी याकूत को मार डाला और रज़िया को पकड़कर भटिंडा के किले में कैद कर दिया। लेकिन रज़िया ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक आखिरी पॉलिटिकल मूव चला। उन्होंने अपने दुश्मन अल्तूनिया से ही शादी कर ली ताकि दोनों मिलकर दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर सकें। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी हार हुई और आखिर में 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास डाकुओं ने उनकी और अल्तूनिया की हत्या कर दी। असल में जैसे ही रज़िया को कैद किया गया था, दिल्ली में साजिश करने वालों ने उनके भाई बहराम शाह को नया सुल्तान बना दिया था। तो इस तरह उनकी साजिश पूरी तरह से कामयाब हो गई। तो ये थी रज़िया सुल्तान की कहानी। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला सुल्तान थीं 1236 से 1240 तक। दूसरा, उन्हें उनके पिता इल्तुतमिश ने खुद अपना वारिस चुना था। तीसरा, वो एक बहुत काबिल और मजबूत शासक थीं। चौथा, उनका महिला होना और उनकी पॉलिसीज यही उनके खिलाफ साजिशों की सबसे बड़ी वजह बनी। पांचवा, उन्होंने पावर वापस पाने के लिए अपने दुश्मन अल्तूनिया से शादी की, जो एक स्ट्रेटेजिक मूव था। और छठा, 1240 में लड़ाई में हारने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। और आज पुरानी दिल्ली के एक गुमनाम से कोने में उनकी कब्र है, जो हमें याद दिलाती है कि कैसे एक बहुत शक्तिशाली विरासत वक्त के साथ खो गई। और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोचिएगा, अगर रज़िया एक औरत न होती तो क्या दिल्ली सल्तनत का और शायद भारत का इतिहास कुछ अलग होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।